Hello everyone. Today's video is a brief explanatory video about the pistil megasporangium formation, embryo sac formation, pollination, pollen pistil interaction, and double fertilization. Right. So first of all, we'll move to the pistil. The pistil is the female part of the flower. That is the gynoecium of the flower. Now the pistil may be a single pistil, which is known as the monocarpal, or it could be many pistils, which is known as the multicarpal. Now if it is monocarpal, then there is no problem, but it is multicarpillary means जब जो gynoecium है उसमें बहुत सारे पिस्टल्स हैं, तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। या तो पिस्टल फ्री होते हैं, जिसको हम कहते हैं एपोकार्पस, ठीक है, और या फिर एपोकार्पस फ्लावर होता है, एपोकार्पस गाइनोशियम होता है, और या फिर जो पिस्टिल होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं सिनकार्पस। ठीक है, जो पिस्टिल है उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, जैसा आपने 10th में भी पढ़ा है। जो ओवरी होती है वो मेन पार्ट होता है, बल्ज पार्ट होता है नीचे, जिसमें आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है। जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर द एंथर्स, और जो स्टाइल होते हैं वो आपके इट इज़ अ हॉलो ट्यूब, जो ऊपर से जो पोलन ट्यूब डेवलप होता है फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब डेवलप होता है उसको ले जाने का काम करते हैं नीचे तक, ओवरी तक। अब हम जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज़ द मेन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावर, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम एक बार पढ़ेंगे। जो ओव्यूल है, it is present in the ovary, and it is different placentations are there, about which you have studied in class 11th। placentations होती है जिसमें ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं ओवरी के अंदर। अब जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक विच इज़ नोन एज द फ्यूनिकल, और जहाँ पे ये फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ी हुई होती है, एक स्टॉक है यानी एक डंडी है जो ओव्यूल को प्लासेंटा से जोड़ने का काम करती है। जहाँ पे डंडी ओव्यूल के साथ जुड़ी हुई होती है, उस एरिया को या उस रीजन को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम रीजन होता है ओव्यूल पे, जहाँ पे फ्यूनिकल जुड़ी हुई होती है। अब ओव्यूल में आपके 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, जिनको इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। इंटेग्यूमेंट्स आपके न्यूसिलस को, एक न्यूसिलस अंदर एक मास ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, उसको कवर करके रखता है। ये जो न्यूसिलस है ये मेन रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक या फिर मेन फीमेल गैमेटोफाइट में। नाउ जो इंटेग्यूमेंट है वो कवरिंग तो देता है न्यूसिलस को, लेकिन जो कवरिंग है वो पूरी नहीं होती है, इट इज़ नॉट कंप्लीट। एक जगह पे खुली हुई होती है, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। आप जब बीज देखेंगे, कोई भी बीज देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक साइड में एक पॉइंट होता है जो आपको थोड़ा सा छोटा सा छेद जैसा लगेगा, कोई भी देखेंगे तो। ठीक है, चले चाहे आप छोला देख लें, चाहे आप राजमा देख लें, या कोई भी आप सीड देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा छेद होगा, दैट होल इज़ द माइक्रोपाइल, और उस माइक्रोपाइल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होती है, उस माइक्रोपाइल के थ्रू ही वाटर अंदर जाता है। ठीक है, तो वो ओपनिंग है, और वहाँ पे इंटेग्यूमेंट आपका कंप्लीटली बंद नहीं है, वो एक जगह है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट खुला हुआ है। अब बात करते हैं न्यूसिलस की। इंटेग्यूमेंट के अंदर आता है न्यूसिलस। आप ये अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आउटर इंटेग्यूमेंट है, फिर इनर इंटेग्यूमेंट है। इनर इंटेग्यूमेंट थोड़ी सॉफ्ट होती है, बाहर की जो इंटेग्यूमेंट होती है 2 लेयर का बोला है, बाहर की जो होती है थोड़ी सी ठोस होती है, अंदर की थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। उस अंदर वाली इंटेग्यूमेंट के अंदर आता है न्यूसिलस। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, यानी ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में एम्ब्रियो सैक डेवलप नहीं होता है। स्टार्टिंग में खाली न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस के जो सेल्स होते हैं, राइट, दे आर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स। तो जो सेल है वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। न्यूसिलस में रिजर्व फूड भी होता है, उसमें से एक सेल बड़ा हो जाता है, राइट, और वो फिर बड़ा होके इट फॉर्म्स द मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करता है, राइट। मेगास्पोर मदर सेल इट डिवाइड्स, इट अंडरगोज मियोसिस, और मियोसिस से इट फॉर्म्स 4 मेगास्पोर्स। जैसे माइक्रोस्पोर बने थे वहाँ पे, जब आपने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ा था, तो माइक्रोस्पोर बने थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बने थे। इसी तरह से यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से। अब इनमें से खाली 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, जो 3 मेगास्पोर है वो डीजनरेट कर जाते हैं।
ऐसे, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो बड़ा वाला है, ये एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऐसे ये जो मेगास्पोर बना है, 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए, 1 रह गया, 1 ने एम्ब्रियो सैक बनाया। इस तरीके के एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है। पहले जो मेगास्पोर मदर सेल आया, राइट, जो फंक्शनल, उसने मेगास्पोर मदर सेल ने फंक्शनल मेगास्पोर बनाया। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करता है। आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है ये माइटोसिस करता है, इक्वेशनल डिवीजन, और 2 न्यूक्लियस बनते हैं। ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये ऑपोजिट साइड्स में जाते हैं, एक ऊपर माइक्रोपाइल की साइड जाता है, एक कैलेजा की साइड जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर डिवीजन करते हैं, फर्दर डिवीजन करके 4 सेल बन जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद फिर फर्दर माइटोटिक डिवीजन होता है। ये तब तक होता है जब तक कि 8 न्यूक्लियस नहीं बन जाते हैं, सॉरी नॉट सेल्स, न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, इस तरीके के डिवीजन जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कोई सेल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। दीज आर ऑल फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, दे आर नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। जैसे ही 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं माइटोसिस होके, सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब वो सेल वॉल कैसे बनती है, आपके ऊपर जो है 6 सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल बनती है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई है वो बीच में, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, वो बीच में एक सेंट्रल सेल बनाते हैं। राइट, यानी कि आपके 3 सेल ऊपर की साइड बने, 3 सेल नीचे की साइड बने। ठीक है, और उसके बाद 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए, उसका 1 सेल बना, तो टोटल कितने सेल बन गए, 7 सेल्स बन गए। न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखें, इस डायग्राम को, 3 सेल ऊपर बने, कैलेजा की साइड बने, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे बनते हैं। ठीक है, 3 न्यूक्लियस है, 3 सेल बन गए, ऊपर 3 न्यूक्लियस है, 3 सेल बन गए। अब बचते हैं, क्योंकि 8 न्यूक्लियस की स्टेज होती है, तो उसमें से 6 के तो सेल बन गए, 6 सेल बन गए। जो 2 न्यूक्लियस बचते हैं वो बीच में रह जाते हैं, उनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। उनके चारों तरफ एक बड़ा सेल बनता है, 1 सेल बनता है, यानी 1 सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो 8 तो न्यूक्लियस हो जाते हैं और 7 सेल हो जाते हैं। दिस इज नोन एज द 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो ये एंटायर एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। जो आपकी माइक्रोपाइल की साइड होते हैं उसको हम एग एपरेटस कहते हैं। ये जो आपका माइक्रोपाइल की साइड है इसको एग एपरेटस कहा जाता है। ये एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ये नाम है इन सेल्स के। 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। ठीक है, सिनर्जिड्स का काम क्या होता है, सिनर्जिड्स मेल गैमेट आता है, मेल गैमेट माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर करता है। जो आपका पोलन ट्यूब आता है ना पोलन ग्रेन से, वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर करता है। तो वो सिनर्जिड्स का जो साइटोप्लाज्म या जो फ्लूइड होता है उसमें मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ से वो ट्रैवल करते हैं और एग सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज करता है। ठीक है, तो सिनर्जिड का काम ये है कि वो आपके जो मेल गैमेट है उसको एग सेल तक ले जाता है। कैलेजा जो है, कैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स बनते हैं। ठीक है, कैलेजा की साइड जो बनते हैं दे आर नोन एज द एंटीपोडल सेल्स। राइट, नाउ दिस वाज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बाद में डेवलप होता है, जब मेगास्पोर मदर सेल बनता है उसके बाद आपका मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करता है, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके मेगास्पोर बनाता है, और उसके बाद फिर ये डिवीजन करके आपका माइटोसिस मियोसिस करके फिर ये
न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज बनाते हैं। अब इसमें जो फंक्शन आता है, जैसे आपका एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं, इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रियो सैक को नरिश करते हैं। जो अंदर आपका एंडोस्पर्म बनेगा उसमें जो नरिशमेंट जाना है, जो आपका जाइगोट बनेगा उसमें जो नरिशमेंट जाना है, उस सब वो सारा जो काम होता है वो आपका एंटीपोडल सेल करते हैं। और जो सिनर्जिड सेल्स हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ठीक है, जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, गाइडेंस करते हैं। जो मेल गैमेट है वो रिलीज होता है सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में और वहाँ से फिर वो एग सेल में जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जो आपका ये जो सेंट्रल सेल है, जो सेंट्रल सेल है ये काम करता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का, ठीक है। ये डबल फर्टिलाइजेशन में या एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? दैट यू हैड स्टडीड इन क्लास 10th also, you might have studied in class 11th also, that it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma, right? It could be of the same flower, it could be of the same flower of the same plant, or it could be between two different flowers of two different plants. On the basis of what kind of transfer takes place, right? What kind of flowers are involved in the transfer? It is of various types, right? These are three main types. First is autogamy. ऑटोगैमी का मतलब है सेम फ्लावर है, उसी का सेम एंथर है और उसी का स्टिग्मा है, ठीक है। तो एंथर आपका मैच्योर हुआ, उसमें से पोलन ग्रेन निकले और वो जाके उसके स्टिग्मा में गिर गए, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी के लिए क्या होता है कि इन दोनों के बीच में देखिए जो स्टिग्मा है हमेशा रिसेप्टिव नहीं रहता, उसे मैच्योर होना पड़ता है। स्टिग्मा ऐसा नहीं है कि वो बना और वो लेने लगेगा पोलन ग्रेन्स, नहीं, उसकी एक मैच्योरिटी होती है कि और रिसेप्टिविटी होती है कि कर वो रिसीविंग होता है आपके पोलन ग्रेन्स के लिए। तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका जब आपका पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पे आपका स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो रहा है। अगर दोनों के बीच में सिंक्रोनी नहीं है तो ऑटोगैमी नहीं होगी, यानी कि वो दोनों जो पोलन ग्रेन है वो उसे फ्यूज नहीं कर पाएगा, यानी उस पर लैंड तो करेगा लेकिन वहां से पोलन ट्यूब नहीं फॉर्मेशन होगा, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ दोनों पास पास होने चाहिए। अगर दोनों पास पास नहीं होंगे, जो एंथर है आपका और जो आपका स्टिग्मा है, अगर वो पास नहीं होंगे तो भी ये जो प्रोसेस है, जो कंप्लीट ऑटोगैमी होती है, वो नहीं हो पाती है। अब इस बेसिस पे कि ये किस तरह से होती है, टू टाइप्स होती हैं इसके फ्लावर्स होते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं जिसमें आपके दोनों जो फ्लावर है वो खुला हुआ होता है। तो क्या है, फ्लावर खुला हुआ है, स्टिग्मा है, एंथर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टेम एंथर के जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, या कहीं दूसरे फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स आके आपके स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। तो ऐसे फ्लावर्स को कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहा जाता है। देयर कुड बी ऑटोगैमी, राइट, पर कंप्लीट नहीं होती। दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो खुलते नहीं हैं, वो बंद रहते हैं। तो जब वो बंद रहते हैं तो बाहर से तो किसी पोलन ग्रेन के आने का कोई चांस ही नहीं होता। तो जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो अपने खुद के अंदर, जो अंदर ही स्टिग्मा है, अंदर ही आपका एंथर है, वहीं से फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। दूसरी जो वैरायटी है दैट इज गिटनोगैमी की। गिटनोगैमी में क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। ये एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि सेम फ्लावर में नहीं गिर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। जो एंथर है उसे पोलन ग्रेन है उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन प्लांट सेम है, फ्लावर सेम है, इट इज़ काउंटेड अंडर ऑटोगैमी। ये एक तरह से ऑटोगैमी भी होती है, बट यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आती है जीनोगैमी। जीनो का मतलब ही होता है बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट।
प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, और उन दोनों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे जीनोगैमी कहा जाता है। अब फिर बात करते हैं कि पॉलिनेशन होता कैसे है। तो इसके लिए आपको एजेंट्स चाहिए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर। एजेंट्स क्या है, दो तरीके होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में आते हैं जो जीवित लिविंग बींग्स हैं जो पोलन का ट्रांसफ़र कराते हैं, और एबायोटिक में आते हैं हवा, पानी, ये आपके एबायोटिक एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है कि हाउ पॉलिनेशन अकर्स थ्रू विंड। विंड के थ्रू उसके लिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो पोलन्स होते हैं वो बहुत हल्के होने चाहिए, ठीक है। जो अगर विंड के साथ सबसे कॉमनली पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए जो बहुत लाइट होने चाहिए पोलन ग्रेन्स, स्टिकी बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि वो चिपके रह जाएं, कहीं कहीं जाके चिपक जाए। बहुत आराम से ऐसा होना चाहिए कि बहुत आराम से वो विंड के थ्रू या एयर के थ्रू आपके ट्रैवल कर सकें, ठीक है। बहुत सारे इसके लिए विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए चाहिए कि जो पोलन्स हैं वो लार्ज अमाउंट में बने, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो बने वो लार्ज अमाउंट में बने। और उसके अलावा पॉलिनेशन वाटर से होता है। वाटर से पॉलिनेशन बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम वैरायटीज़ में वाटर से पॉलिनेशन होता है। वाटर से पॉलिनेशन उन केसेस में होता है या तो प्लांट सबमर्ज्ड है, बिल्कुल बिल्कुल सबमर्ज प्लांट है, आपका ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इनमें जो पॉलिनेशन है यानी जो मेल गैमेट है वो पानी में जाता है और पानी के थ्रू ही वो ट्रैवल करके आपके फीमेल गैमेट तक या फीमेल पार्ट तक पहुंचता है। तो जनरली ये आपके सबमर्ज प्लांट्स में होता है। जैसे आप वैलिसनेरी और हाइड्रोला का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। जो वैलिसनेरिया है, जो फीमेल फ्लावर है जो वो सरफेस पे आ जाता है। मेल फ्लावर अपने जो गैमेट्स हैं वो पानी पे छोड़ता है, वाटर सरफेस पे वो तैर के आते हैं, और जो फीमेल फ्लावर है वो उनको रिसीव करता है। तो इन दिस वे द पॉलिनेशन हैपन्स थ्रू वाटर। इसके अलावा जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें आते हैं इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, ठीक है, फ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, बर्ड्स हैं, एंट हैं, वो सब जो फ्लावर्स को विजिट करते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं जो फ्लावर्स को विजिट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, वो नेक्टर लेने के लिए जाते हैं या फिर वो अंडे देने के लिए जाते हैं। फ्लावर में अंडे भी देते हैं, वो नेक्टर लेने के लिए भी जाते हैं। तो इस केस में वो जाएंगे और क्योंकि उनके बॉडी पे आपका पोलन गिर जाएगा, देन दे विजिट द अदर फ्लावर, वहाँ पे वो झाड़ते हैं, बिकॉज दे हैव दिस हैबिट ऑफ रबिंग देयर बॉडी अगेन एंड अगेन। तो वहाँ से वो झाड़ देते हैं आपका पोलन और वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। जो नाउ हेयर इट इज़ गिवन द कैरेक्टरिस्टिक कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, और नेक्टर यानी कि जो रस होता है जो वो लेते हैं उसमें बहुत रिच होते हैं। और बहुत सारे जब जब बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं तो वो इकट्ठा होकर एक पूरा बंच बना लेते हैं, राइट। इंसेक्ट्स जाते हैं खुशबू की तरफ ही जाते हैं, पिक्यूलियर स्मेल होता है उसकी तरफ ही खींचे चले जाते हैं। वहाँ पे इनकी कोटिंग हो जाती है और कोटिंग होने के बाद ये दूसरी जगह पे पोलन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। अब इस केस में देखिए क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, मोस्टली जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि उसमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो इस क्या होगा, जनरली क्या होता है कि खुद का पोलन जो है वो खुद के ही स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है और देयर इज़ इन ब्रीडिंग यानी सेल्फ ब्रीडिंग हो जाती है। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से वेरिएशन नहीं आ पाता है। आपने वेरिएशन पढ़ा है कि वेरिएशन क्या होता है, वैरायटी आती है, डीएनए में थोड़ा चेंज आता है। अब उसका डीएनए सेम ही है, सेम फ्लावर है तो वो डीएनए भी सेम ही है। अब इधर से उधर जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। अब जब कोई वेरिएशन नहीं आता है उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ दिन बाद उसकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग यानी सेम जीनोटाइप में जब ब्रीडिंग होती है तो उस वजह से सर्वाइविंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, राइट। इट इज़ द रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस इन अ गिवन पॉपुलेशन
एज अ रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग रिलेटिव। तो इसीलिए अब जो फार्मर्स हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स लगाते हैं, जिनके बारे में ये बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनके बारे में ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ये इसको सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं ताकि आपके सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब है कि जो आपका पोलन है वो पिस्टल आपके जाके गिरा है, पिस्टल पे स्टिग्मा पे जाके अटैच हुआ है, तो उनके बीच में इंटरैक्शन। मैंने बताया आपका स्टिग्मा रिसीविंग होता है, ठीक है, स्टिग्मा को रिसीव करना होता है। अब हर तरीके का पोलन स्टिग्मा पे जाएगा, right? So there is this conversation which happens, a chemical conversation which happens between the pollen and the stigma. उसके बेसिस पे ही स्टिग्मा डिसाइड करता है कि किस पोलन के पोलन ट्यूब को वो ग्रो होने देगा और किस पोलन के पोलन ट्यूब को वो ग्रो नहीं होने देगा, राइट? अगर कोई गलत वैरायटी है, जो वैरायटी उसके साथ मैच ही नहीं करती है, ठीक है, अगर उसका पोलन आ गया तो वो स्टिग्मा उस पोलन के पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं होने देता है। और अगर आपका पोलन ऐसा आ गया जो कंपैटिबल है तो उस केस में उसका पोलन ट्यूब ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। इस पे वर्क हो रहा है कि कैसे इंटरैक्शन होता है। तो साइंटिस्ट ने पता करा कि केमिकल्स कुछ ऐसे पोलन्स में होते हैं, स्टिग्मा में होते हैं, वो कुछ कंपैटिबल होते हैं, तब जाके आपका पोलन ट्यूब ग्रो करता है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये आपका पोलन रिसीव हो जाता है, यानी कि अभी कंपैटिबल है, अब अगर स्टिग्मा ये कह देता है कि कंपैटिबल है तो पोलन ट्यूब निकलता है, ठीक है। आपने पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में पढ़ा था कि इट इज़ रिलीज्ड इन द 2 सेल स्टेज, राइट, आइदर इन द 2 सेल और इन द 3 सेल स्टेज। अगर ये 2 सेल स्टेज में निकलता है, पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है, तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में वहाँ से ये 3 सेल बन जाएगा, वो 2 सेल से 3 सेल बन जाएंगे। अगर ये 3 सेल स्टेज में रिलीज हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसमें से 2 मेल गैमेट कैरी होते हैं। अगर ये 2 सेल स्टेज में होता है तो जो आपका जनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होता है ना, तो जो वेजिटेटिव सेल है वो डिवाइड करता है 2 मेल गैमेट्स में। और अगर ये 3 सेल स्टेज में यानी 2 मेल गैमेट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल के फॉर्म में ही रिलीज हुआ है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। उसके बाद ये जाता है, पोलन ट्यूब ग्रो करता है, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से अंदर पहुंचता है और मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड में मेल गैमेट रिलीज होते हैं। जो मेल गैमेट है वो वहाँ से एंटर करते हैं सिनर्जिड्स के थ्रू जाके। एक मेल गैमेट आपके जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज करता है। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल and zygote is formed. The other male gamete वो पोलर न्यूक्लियाई की साइड जाता है, जो बीच में सेंट्रल सेल बना था ना, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई थे, उनके पास जाता है और वहाँ फ्यूजन कर देता है, ठीक है। इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ये जो बनता है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एंडोस्पर्म बनाता है, राइट। तो 3 न्यूक्लियेट स्टेज होती है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है और यहीं से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके की फर्टिलाइजेशन हो रही है, पहली फर्टिलाइजेशन में तो जाइगोट बन रहा है, एक मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है और वहाँ पे एंडोस्पर्म बन रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, राइट। अब ये जो एंडोस्पर्म है जो एंडोस्पर्म है उसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन करता है और ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं। तो बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाते हैं और इनको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो कुछ तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्म में ही रहते हैं, कुछ जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद में सेल फॉर्मेशन होती है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है और जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर हो जाता है, ठीक है। जो जैसे अब इसमें जो एग्जाम्पल दिया है कोकोनट वाटर का, जो कोकोनट वाटर में जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और जो अंदर का सफ़ेद भाग जो है दैट इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये जो एंडोस्पर्म है
ये या तो पूरी तरह से, क्योंकि अंदर एंडोस्पर्म कंटेन्स न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, इसमें पूरा न्यूट्रिशन होता है, तो आइदर इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम, जिस टाइम वो एम्ब्रियो पूरा ग्रो होता है, बनता है अंदर, उस टाइम पे ये पूरी तरह से यूज़ हो जाता है, राइट, और या फिर ये रह जाता है। कुछ केसेस में ये आपका एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाता है और रह जाता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में एम्ब्रियो के बारे में और आगे सीड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।